तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस की दुनिया में, मेन ग्रुप एलिमेंट्स की दुनिया में, जिसका आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लियर करा था। आज हम लोग रिएक्टिविटी के उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और कुछ कुछ नई चीजें फिर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। चलिए आइए, हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में रिएक्टिविटी हम लोगों ने उसका ऑर्डर लिखा था। ये पेज नंबर 1 है आज का आपका। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। सारे मेटल का लिख सकते हो, बट हम लोगों ने कुछ सेलेक्टिव मेटल का सेलेक्टिव था। बैरियम छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट लीजिए जिसका आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आपका रिएक्टिविटी, अपनी लेफ्ट थी एंड डाउन थी, और एबनॉर्मली लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी। तो कुल मिला के जो आपका रिड्यूसिंग एक्टिविटी है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ध्यान से, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रिड्यूसिंग एक्टिविटी है, या आप इसी को रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बोल सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बोल सकते हो या रिड्यूसिंग एक्टिविटी बोल सकते हो। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आगे है लिथियम, उसके बाद सीजियम, इसके बाद पोटेशियम, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सजाते हो, सोडियम, सॉरी पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, देन आफ्टर मैग्नीशियम। ये हम लोगों ने एस ब्लॉक का ऑर्डर लगाया था ये, और इसमें हमने रीजंस भी अच्छे से हम लोगों ने क्लियर करे थे। दोबारा बहुत ज्यादा तो उसको नहीं डिस्कस किया सकता, इन शॉर्ट बोल सकता हूं। जैसे लिथियम ज्यादा रिड्यूसिंग है, सीजीएम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके पीछे का रीजन होगा, देखो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव है। सीजियम पोटेशियम में ये देखो साइज में बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो इसका रीजन क्या दोगे कि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है रिस्पेक्टिव ऑफ पोटेशियम, दैट्स व्हाई सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। आप लोग पोटेशियम एंड कैल्शियम पर, तो पोटेशियम एंड कैल्शियम में पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो फिर एक बार आप बोलोगे कि लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। आप लोग कैल्शियम सोडियम में, तो इसकी आयनाइजेशन हाई है बट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इस पर आएगा, इसलिए इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे आप लॉजिक बोलोगे हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। फिर कैल्शियम एंड सोडियम पर लो, वो हमने डिस्कस किया। सोडियम एंड मैग्नीशियम एक बार लो है, तो रीजन बोलोगे कि सोडियम का ज्यादा है मैग्नीशियम से। अगर आप इन सबको एल्यूमिनियम से कंपेयर करें, तो एल्यूमिनियम जस्ट इसके पीछे है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से पीछे आता। तो इन दोनों में हमने पिछले क्लास में लॉजिक आपसे डिस्कस करवाया था। मैग्नीशियम की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ना तो इसका रीजन होगा लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ये भी रीजन नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ना ही इसका रीजन होगा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये दोनों में से कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी एल्यूमिनियम की ज्यादा हो जाएगी ट्रिपल प्लस की वजह से, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी एल्यूमिनियम की ही कम होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के पास स्टेबल 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों में से कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसका सही हमने ढूंढा था सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की काफी ज्यादा है। इसी फैक्टर के कारण जो है, इसकी कम होने की वजह से इसका आयन, स्टेबल आयन बनना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अब अगर आप इन मेटल्स को जो रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर में ज्यादा है उनको सजाएंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लगाते हैं metals thus are more reactive, placed on prior position
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करते हैं। लिथियम, ध्यान से, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यहीं से आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैग्नीशियम, अब आ जाइए एल्यूमिनियम, ये आपका पी ब्लॉक आया। यहां तक आपका ओनली एस ब्लॉक है, इसमें कोई भी पी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंटर नहीं कर सकता। इस बीच में सिर्फ इतनी दूर में एस ब्लॉक आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अच्छे से देखो, इतनी दूर में सिर्फ एस ब्लॉक है, इस बीच में कोई भी ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, कोई भी डी ब्लॉक या पी ब्लॉक इस बीच में एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब पी डी ब्लॉक मिक्स है यहां से, अब यहां से पी एंड डी ब्लॉक मिक्स है। एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम के नीचे आप मैग्नीज, अच्छे से देखोगे, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल और फिर टीन लेड, आप ये लिखते हो। और इसके बाद फिर आप हाइड्रोजन ले लेते हो और फिर नीचे हाइड्रोजन के नीचे आप कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह इस तरह से लिखते हो। आराम से आ जाओ, मेरी बात को समझो। ये जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिखा है हमने, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये जो अब आपका सीरीज है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इसी के डेल्टा जी से उनका ई नॉट का वैल्यू निकालते हैं। यहां जो आपने डेल्टा जी निकाला किसी भी मेटल का, जो आप क्या किए, कैसे कन्वर्ट किए बेटा, कोई भी आपका मेटल था एलिमेंटल स्टेट, उसको आयन में कन्वर्ट किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर समझने के लिए। तो इस प्रोसेस का जो आपका डेल्टा जी निकला, पहले डेल्टा एच निकाले फिर डेल्टा जी निकलेगा, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एनआरटी लॉग के एफ करके आप करोगे। इससे जो डेल्टा जी निकलेगा, उसी डेल्टा जी के मदद से आप ये फिर क्या तैयार करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यूजुअली जिनका डेल्टा जी मोर नेगेटिव था, जिसका डेल्टा एच मोर नेगेटिव था, सामान्य तौर पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए उसी ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब मेटल के रिएक्टिविटी से सीधा सीधा यहां पर आया। आप इसको इसीलिए रिड्यूसिंग सीरीज भी कह सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या क्या बोल सकते हो, रिड्यूसिंग सीरीज, दोनों बोल सकते हो। या क्या बोल सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन आप ये गलती से भी ना कहें कि इसमें जो ऊपर के पोजीशन में है वो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर ये बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। समझे क्या बोला है हमने बोला कि ऐसे भी नहीं कहेंगे कि जो मेटल इस सीरीज में ऊपर है, आप ये बोलेंगे कि जो ऊपर है दैट वन इज मोर रिएक्टिव, आप बोलेंगे जो ऊपर है दैट इज मोर रिड्यूसिंग, आप ये बोलेंगे दोनों चीज। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ऊपर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज अनदर थिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है पॉजिटिव चार्ज लाने का कैरेक्टर। तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हमने क्या बोला, आप इसमें अब इस ऑर्डर को आपको समझना पड़ेगा। आप कितना डेप्थ में उतर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हमने एक आपके लिए एक रास्ता बनाया है, अच्छे से देखो। इस सीरीज में, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, ऊपर जाने पर आपकी रिएक्टिविटी, अच्छे से देखोगे, इंक्रीजेज, या रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। लेकिन हमने क्या बोला, क्या नहीं बोलना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज। इसको मैं अगले पेज में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये आप नहीं बोल सकते। आ जाओ पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर हमने मैग्नीज, अब ऑर्डर को देखो, ऑर्डर अब कितना एलिमेंट आप याद कर सकते हो आप पे डिपेंड करता। हमने बोला कि आप अगर आयरन या Fe को देख रहे हो तो Fe का यहां जो पोजीशन रखा हुआ है,
अच्छे से सुनिएगा, पिछले लेक्चर में हमने उसको थोड़ा सा आपको बताया भी था। Fe का जो दोस्त यहां पर ये पोजीशन रखा हुआ है, एक्चुअली ये पोजीशन लाया कैसे गया? तो Fe एलिमेंटल स्टेट को, सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल आयरन को पहले आप सब्लिमेशन के थ्रू उसको गैस में ले गए, और गैस में पहुंचने के बाद फिर आप वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कितना प्लस बनाते हैं, अब डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि Fe 2+ भी शो करता है और Fe ट्रिपल+ भी शो करता है। जबकि दोस्त आप इन मेटल्स को देखें तो इनके लिए एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए उसमें कोई टेंशन नहीं थी। तो ये बेसिक लर्निंग के लिए ये सही है, बट एडवांस्ड लर्निंग के लिए आपको अब ये समझना होगा। अच्छे से चीजों को देखें, आप लिथियम को 1+ पे ही ले जाओगे, कुछ और पे ले नहीं जा सकते हो। कैल्शियम को 2+ पे ले जाओगे, किसी और पे ले नहीं जा सकते हो। बट Fe को डबल+ पे भी ले जा सकते हो, ट्रिपल+ पे भी। दोनों के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वही मेटल को गैस में जाना है, चाहे आप 2+ बनाओ कि 3+, बट किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि Fe2+ बनाओगे तो IE1 I2+ बनाओगे तो IE1 I2 I3 तीनों लग जाएगा। मेरी बात को अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। और Fe2+ लगाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी कम लगेगी, Fe3+ में कन्वर्ट करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो डेल्टा H का वैल्यू Fe2+ के लिए डिफरेंट होगा और Fe3+ के लिए डिफरेंट होगा। तो उस कन्वर्जन का डेल्टा G का वैल्यू भी Fe2+ के लिए डिफरेंट होगा और Fe3+ के लिए डिफरेंट होगा। मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे आप? मतलब मेरे कहने का क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसीलिए उनका पोजीशन जो ये आप लिखते हैं, ये पोजीशन कभी कभी बुक में अलग भी होता है। क्यों होता है? अगर वो ऑथर लिखने वाले कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर लिए तो पोजीशन चेंज हो सकता है। क्रोमियम 2+ के लिए लगाए तो क्रोमियम कहीं और हो सकता है, क्रोमियम 3+ के लिए लगाए तो वो किसी दूसरे मेटल से थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। यूजुअली 3D में तो कम लफड़े हैं, बट 4D 5D में बहुत लफड़े। यूजुअली 3D के सीरीज में लफड़े कम है, बट 4D और 5D के सीरीज में लफड़े बहुत बहुत ज्यादा हैं, काफी ज्यादा है। तो आपको मैं अब यहां पर एक काम दे रहा हूं पहले आपके लिए, अच्छे से सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब, आप Fe2 में भी कन्वर्ट करेंगे तब भी वो जिंक से कम और कोबाल्ट से ज्यादा होगा, और आप अगर इसको Fe3+ में भी कन्वर्ट करेंगे तब भी इसका यही पोजीशन है। तो 3D सीरीज में ज्यादा लफड़े नहीं है, बट 4D और 5D सीरीज के पोजीशन में लफड़े होते हैं। जैसे यहां मर्क्यूरी और सिल्वर का पोजीशन चेंज हो सकता है। आप अगर मर्क्यूरी को 2+ में न लेकर के 1+ में कन्वर्ट करें, मर्क्यूरस आयन में, और सिल्वर को 1+ में कन्वर्ट करें तो मर्क्यूरस नीचे हो जाएगा। बट मर्क्यूरी को आप अगर 2+ पोजीशन में रखें तो वो कन्वर्जन के लिए G2+ ऊपर रहेगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझे होंगे। तो आपको मैं अब एक अच्छा काम दे रहा हूं। काम क्या दे रहा हूं? आप अच्छी सी बुक से, अच्छी किताब से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक रेडी करें, रिएक्टिविटी सीरीज एक रेडी करें, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने कन्वर्ट किया। जैसे मैं बता रहा हूं, ये जो आपके कन्वर्ट किए हुए हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये सारे कन्वर्जन किसमें है? M सॉलिड मेटल को हमने M2+ एक्वस में कन्वर्ट किया। ये सारे कन्वर्जन इस पर है। मैं मर्क्यूरी को, कॉपर को मैंने किस में कन्वर्ट किया? 2+ में। ध्यान से देखो, कॉपर को किस में कन्वर्ट किया? 2+ एक्वस में। मर्क्यूरी को किस में कन्वर्ट किया? Ag2+ एक्वस में। सिल्वर को किस में कन्वर्ट किया? Ag+ एक्वस में। मेरी बात को आप समझे होंगे। और मैंने आपको काम क्या दिया? ये आपके लिए, आप JRF की स्टूडेंट है, जैम नेट ये सब आप दे रहे हैं, एग्जाम देंगे, तो आपको आपका नॉलेज भी साउंड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और जो इन सबसे बड़ी बात है वो रेंज आपका वाइड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करनी है, और उसमें 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। यह ध्यान रखेंगे, 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। कितने प्लस में कन्वर्ट करते हैं यह भी आपको देखना है, वो भी बगल में लिखना है कि हमने कितने प्लस में कन्वर्ट किया। और
जो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप उसका भी पोजीशन लिखेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं इन चीजों को, आप पहले इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं कि मैंने आपको क्या बोला है करने के लिए। आप खुद से खोजी प्रवृत्ति के बने, आप रेंज बढ़ेगा। हर चीज को रेडीमेड वे में मत सोचिए कि हर चीज रेडीमेड मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले, उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, और आप ये भी बताएं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले प्लीज। तो मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, ध्यान से। मैंने बोला सेकंड पेज है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको रेडी करनी है, और जितना मैं काम दे रहा हूं एक एक बुक में या एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, विथ एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स भी आपको लिख रहा हूं, ध्यान से अच्छे से देखोगे। ऑल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, रबिडियम छोड़ दो हटा दो, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, एल्यूमिनियम। अच्छे से देखोगे किन किन एलिमेंट्स के साथ मैं दे रहा हूं आपको। ये सब फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मैं ले रहा हूं। मैग्नीज, मैग्नीज को कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में, ध्यान से। स्कैंडियम 3 प्लस में, क्रोमियम 2 प्लस में, क्रोमियम 3 प्लस में, दोनों दिया मैंने। जिंक 2 प्लस में, आयरन दोनों दे रहा हूं आपको मैं, 2 प्लस में भी, और आयरन दे रहा हूं ट्रिपल प्लस में दे रहा हूं मैं। कोबाल्ट 2 प्लस में, निकल 2 प्लस में, कॉपर 2 प्लस में, जिंक ऊपर लिख ही दिया है मैंने। मैं सिल्वर दे रहा हूं आपको 1 प्लस में, और सिल्वर दे रहा हूं मैं आपको ट्रिपल प्लस में भी। मैं आपको गोल्ड दे रहा हूं 1 प्लस में भी, मैं आपको गोल्ड दे रहा हूं ट्रिपल प्लस में भी। मैं आपको प्लैटिनम दे रहा हूं डबल प्लस में भी, मैं आपको प्लैटिनम दे रहा हूं 4 प्लस में भी। मैं आपको मर्क्यूरी दे रहा हूं 1 प्लस में भी, मर्क्यूरी 1 प्लस को इस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको मर्क्यूरी दे रहा हूं 2 प्लस में भी। मैं आपको कैडमियम दे रहा हूं 2 प्लस में। इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी दिया जा रहा है। जो आप जेआरएफ तक, जहां तक मैक्सिमम जेआरएफ जा सकता है लेकर के, मैं वहां तक की चीजों को आपको डाल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इतना तो यार आना ही चाहिए, फिर आप बनेंगे अगर इतना नहीं आएगा आपको। सिर्फ स्टूडेंट रहे तो 3D सीरीज तक काफी है, लेकिन मैंने 4D से भी कुछ इंपॉर्टेंट आयंस में कन्वर्जन उठा करके मैंने दिया आपको। तो इतना का आपको, इससे ज्यादा भी मत जाइए, इतना का आपको। हाँ सॉरी, टीन 2 प्लस में, लेड 2 प्लस में, इतना का मैंने दिया कि आप कन्वर्ट कर ले। ठीक है, हाँ, और दो जोड़ दूंगा मैं। एक लैंथेनम ट्रिपल प्लस, लैंथेनम ट्रिपल प्लस, एक ये भी ऐड कर लो, बस इतना लास्ट। तो इतने का आपको एक्टिविटी सीरीज करना है एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, बहुत सारा मैंने इसमें ऊपर लगाया है, लेकिन हमने 3D तक ही लगाया था, 4D का कुछ लगाया है, बट आपको मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिया। तो मजा आएगा अगर आप इतने को अरेंज करेंगे, तब आपको समझ में आएगी रिलेटिव रिएक्टिविटी और चीजें क्लियर होगी। अब आ जाओ, एक टर्म था इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, डराया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, थोड़ा अब मैं वो क्लियर करता हूं। ये जो टर्म था, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि कोई मेटल, अच्छे से देखो, मेटल का कन्वर्जन उसके आयन में हो, और वो भी गैसियस, नॉट एक्वस। एक्वस में नहीं, रिएक्टिविटी में एक्वस में कन्वर्ट करता है। तो ये सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? गैसियस एटम का गैसियस आयन में कन्वर्जन। इसका मतलब सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी पर। तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट।
इसमें कहीं भी हाइड्रेशन या सब्लिमेशन टर्म नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट एंड डाउन होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दोस्त लेफ्ट एंड डाउन हो गया। मतलब अगर आप स्ट्रेट बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे बढ़ेगा। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस मेटल का है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन पीरियोडिक टेबल किस मेटल का आ गया? आप बोलोगे सर सीजियम, नॉट लिथियम। क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को दिखाता है, जबकि रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो करके वो एक स्टैंडर्ड एक्वस आयन में कन्वर्ट करे, वो उस चीज को दिखाता है। तो बहुत का डिफरेंस है। और एक पॉइंट और जिसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, मेटेलिक कैरेक्टर। फिर से आ जाओ, मेटेलिक कैरेक्टर, इसमें अंधाधुंध लोग गलत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर इसको लोग रिएक्टिविटी समझते हैं। यह रिएक्टिविटी नहीं है। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर समझते हैं। मैं सब कंफ्यूजन वाली चीजों को क्लियर करते जा रहा हूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर समझते हैं मेटल का कैरेक्टर, यह भी नहीं है। यह है क्या मेटेलिक कैरेक्टर? यह मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी है। इसको डील करोगे सही सही किस चीज से? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। किससे डील करोगे? मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड स्पष्ट क्लियर मैंने बोल दिया। मतलब अगर आपको ध्यान से एग्जाम्पल में बोले सोडियम, टीन एंड अच्छे से Fe, मेटल का सबसे पहला रिएक्टिविटी लगाओ, तो रिएक्टिविटी लगाओगे रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन एंड सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीनों के सम के बेसिस पर। तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा आएगा सोडियम एंड देन टीन, और सॉरी Fe और तब टीन। अगर मैं बोलूं कि तीनों का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लगाओ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी आयोनाइजेशन एनर्जी से ये डिसाइड होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे कम सोडियम, तब टीन और तब आयरन। अच्छे से देखो, ऑर्डर चेंज कर गया। और अगर मैं बोलूं कि इसका मेटेलिक कैरेक्टर लगाओ, तो जाहिर सी बात है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल के लिए होगा। sp और d ब्लॉक को अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल के लिए होगा। इसीलिए अगर आप वो देखें तो उसके हिसाब से Fe होगी, फिर टीन होगी और सोडियम की होगी। देखो कितना बढ़िया है, तीनों चीज, तीन तरीके की चीजें। तो अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ आता है, मेटेलिक बॉन्ड समझ में आती हैं चीजें बेसिक लेवल पे या अच्छे लेवल पे, तब तो और आप आराम से पढ़ लेंगे। बट अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड नहीं समझ में आता है कि मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, तब थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। इन जनरल एस ब्लॉक का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उससे ज्यादा पी ब्लॉक, तब डी ब्लॉक। अगर आप उसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक वाले चैनल पे मैंने मेटेलिक बॉन्ड का एक लेक्चर लिया है अभी, और अगला लेक्चर कल लाइव है उसका। फिर 6:45 PM में TTS में वो लाइव होती है क्लास। तो आप वहां पे मेरे उस चैनल पे जाकर के आप सब्सक्राइब करके वहां से भी फोल्डर में, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मेटेलिक बॉन्ड का एक लेक्चर मिल जाएगा और एक लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा उसका, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। कल उसमें और चीजें बढ़ जाएंगी और लेवल की चीजें अच्छे लेवल पर तरीके से सीखते हैं। फिर एडवांस लेवल की तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। वहां पे अभी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिस्कस करूंगा, वो खत्म होगा, उसके बाद मैं तुरंत डिस्कशन में चले जाऊंगा। मेटेलिक बॉन्ड के बाद मेटल, मतलब मेटल के प्रॉपर्टीज में, डेंसिटी में, मेल्टिंग पॉइंट में, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, ये सब कंपैरिजन चलेगा उधर। तो वहां से भी आप लेक्चर को लर्न कर सकते हैं चैनल से। चलिए एनीवेज, तो आपका, मेरा मकसद था यहां क्लियर करना, आपको तीन वर्ड्स के बीच डिफरेंशिएट करना, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रो, तीनों में डिफरेंस क्या है? रिएक्टिविटी डील्स विद सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डील्स विद
only ionization, and metallic character deals with stability of metallic bond. But most of all लोग metallic character को electropositive character बोल देते हैं, मतलब लेफ्ट एंड डाउन। जी नहीं, ये गलत है। हाँ, आप एग्जाम आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें से मेटेलिक कैरेक्टर क्या ज्यादा, और आपको उस तरह से ऑप्शन ही नहीं मिल रहा जो आप सोच रहे हैं, तब तो लास्ट में वही करेंगे जो इन जनरल लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देने वाले भी लोग ही हैं, उनको जो आ रहा वो उसी अकॉर्डिंग दे दें क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना, ये नहीं कि करेक्ट के चक्कर में जो है वो छोड़ के आ गए ईगो पे, नहीं, वो अभी आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या अवेलेबल है। लेकिन जो करेक्ट है, प्रिसीजन इसी बात में है, प्रिसाइज अगर आप बोलेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज सही है कि मेटेलिक बॉन्ड के स्टेबिलिटी से मेटेलिक कैरेक्टर डील होगा। तो उम्मीद है हमने आपको इस पेज में इन तीनों के को डिफरेंशिएट करना सिखाया, थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट पेज में मैं और लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी को और हम लोग दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, और समझ में यहां तक चीजें अच्छे से आई, क्लियर हुआ या नहीं, आप ये भी बताएं मेरे को जल्दी से प्लीज। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पहले इन चीज को यहां लिख लें। मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इसमें ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे पी ब्लॉक मेटल्स, और फिर सबसे कम एस ब्लॉक मेटल्स। और एक बात, मैं इसको चूंकि पढ़ा नहीं रहा हूं अभी, इसको मैंने बोला कि आप वहां से बेसिक लेवल पे देख सकते हैं, ये आपको आता है तो अच्छी बात है। इंक्रीजेज अपवर्ड, इसमें किधर की ओर, ऊपर की तरफ मेटेलिक बॉन्ड स्टेबल है, और इसमें इंक्रीजेज डाउनवर्ड। आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी। डाउनवर्ड मतलब एग्जांपल में क्रोमियम से टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड देन टंगस्टन की बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी कोहेसिव एनर्जी ज्यादा है। और अगर आप लिथियम और सीजियम में बात करें तो लिथियम की सीजियम से ज्यादा है मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी। उम्मीद है चीजें क्लियर भी होंगी आपको। चलिए आइए निकलिए अब यहां से, ठीक है। अब नाउ हम लोग वापस रिएक्टिविटी पर आते हैं। अच्छे से देखो, तो आपको एक बार हमने फ्री मेटल की रिएक्टिविटी बताई, अब किसी रिएजेंट की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स अ रिएजेंट। अच्छे से देखना दोस्त, रिएजेंट, लेट, मान लो एल्कली मेटल्स, मान लिया मेटल्स, अब टुवर्ड्स डिफरेंट रिएजेंट्स लिख देता हूं मैं। अब पहला एल्कली मेटल्स, एक सिंपल रिएक्टिविटी, एक सवाल है मेरा सिंपल रिएक्टिविटी, एक सवाल है मेरा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या सवाल है मेरा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एक सवाल है मेरा, इन्हीं की रिएक्टिविटी आपकी बतानी है बट टुवर्ड्स वाटर, इन्हीं की रिएक्टिविटी बतानी है बट आपको बतानी है टुवर्ड वाटर, ठीक है। उम्मीद है कि तीन चीजों से काफी क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग खुद चीजों को एक्सपेंड करने में महारत हासिल है तो आप लोग खुद उसके बाद अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों चीजों का पहले आपको क्लियर करके बताता हूं, इन तीनों चीजों से आपको पहले चीजें अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अब मैं चलता हूं ए नंबर में, सिंपल रिएक्टिविटी। सिंपल रिएक्टिविटी इसका मतलब क्या आपने पढ़ा, रिड्यूसिंग पावर, और इसमें ऑर्डर तो अब आपको याद हो चुका होगा, सबसे ज्यादा है लिथियम, देन सीजियम, रबिडियम, पोटेशियम एंड देन सोडियम। चलो ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब बी नंबर में मैंने बोला टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
ये कैसे सॉल्व होगा? आप इन एल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दें, क्या बनेगा दोस्त? LiH, NaH, KH, RBH, CSH। अब आप इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या डील करनी है आपको? रिलेटिव स्टेबिलिटी डील करनी है। तो आयोनिक कंपाउंड की, ये कंपाउंड कोवेलेंट है कि आयोनिक? आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड्स में जब आप जाएं तो इनकी स्टेबिलिटी दो चीजों से सिंपली डील होती है। एक स्टेबिलिटी, एक डील थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो सिर्फ थर्मोडायनामिकली ही कर सकते हो आप, डेल्टा जी से ही डील कर सकते हो और कोई दूसरा उपाय होता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से अच्छे से देखें। तो एक तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी कैसे निकलता है आपको पता होता है? लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, चाहे कैटायन का हो या एनायन का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, चाहे कैटायन का हो या एनायन का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुअरिंग ऑफ शील्डिंग। अच्छे से देखेंगे क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी दो तरीके से डील होती है आयोनिक कंपाउंड की। एक डील होती है लैटिस एनर्जी से, कि लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और लैटिस एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब साइज हो छोटा। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है जब चार्ज हो ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है जब शिल्डिंग हो पुअर, मतलब D10F14 अंदर में कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आपको पता होगा, ये तो 9, 10, 11, 12 वाले लोगों की चीज है। दूसरा, सेकंड, आयोनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से भी डील होती है कभी कभी। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, कभी कभी इससे भी डील होती है। और भी चीजें हैं, एफिशिएंट पैकिंग ऑफ आयन से भी डील होती है, बट मेनली ये दो है। अब आ जाओ, फिर इन दोनों में कब क्या लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक्स कैसा है, आप लगा पाते हैं कि नहीं उस पर। नहीं, अभी मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है? अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आपका बेसिक क्या है नहीं है उस पर वो डिपेंड करता है कि ऑक्टेट वगैरह कोई फैक्टर नहीं होता है स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड की चेक करने के लिए। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फैक्टर नहीं होती है आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी में। इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट से ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए इनऑर्गेनिक या तो अच्छे से सीखें अगर सीखते हैं तो, या नहीं तो छोड़ दे पूरी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को आप जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, अंदाजिफिकेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन लगाने के लिए, तो आपका गलत होगा और वो फिर नेगेटिव करवा के दूसरे क्वेश्चन को भी खा जाएगा, ठीक है? तो और दूसरी बात, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एक बात मान के चलिए, इनऑर्गेनिक के बिना तो फिर जिंदगी डैश है, डैश। फिल इन द ब्लैंक, आप समझते हैं फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, ठीक है? तो चलिए आइए, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डील होगी, ठीक है? चलो आ जाओ, तो लैटिस एनर्जी किधर ज्यादा है? फिर मैंने बोला आप इस बात के लिए परेशान नहीं होंगे, सर आपको कैसे पता कि लैटिस से डील होगा, पोलराइजेशन से क्यों डील नहीं होगा? तो चलो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, ट्रिक टाइप का, क्योंकि अभी उस पर मैं जा नहीं रहा हूं। अगर आपको आयोनिक कंपाउंड्स का गुच्छा, गुच्छा समझते हो, ग्रुप्स जो आपको मिल रहा है, जो स्टेबिलिटी जिसमें आपको डील करनी है, सॉरी कुछ मैसेज आ गया था, तो एनीवेज, हाँ, जो आपको आयोनिक कंपाउंड्स का जो सेट मिलेगा, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी आपको डील करनी है। आप ये देखें, दो तरीका मैं समझा दे रहा हूं, यूजुअली उससे फिलहाल काम निकल सकता है या बहुत बार काम निकल जाएगा। ये देखें कि वो कंपाउंड जब टूटेगा, ब्रेक करेगा, डिकम्पोज करेगा, तब डिकम्पोज करने के बाद वो एलिमेंटल प्रोडक्ट्स देगा या मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स देगा। क्या बोला मैंने?
जो कंपाउंड है अगर आप इसको डिकम्पोज कर दे, तोड़ दे, तो तोड़ने के बाद ये एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा या मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट देगा। मैं सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूं, आप बहुत अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर LiH को डिकम्पोज करें तो LiH डिकम्पोज होके लिथियम प्लस हाइड्रोजन देगा। दो ही एलिमेंट है तो डिकम्पोज होगा तो एलिमेंट देगा लिथियम का और हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन एलिमेंट लैटिस से डील होगी। बट अगर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स दें, मॉलिक्यूल्स आ जाए डिकम्पोज होने के बाद, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करो तो CaO प्लस CO2 मॉलिक्यूल्स आए, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड में तब पोलराइजेशन से डील होगी, पोलराइजेशन से डील होगी। तब क्या बोला मैंने कॉन्सेप्ट? यदि आपके आयोनिक कंपाउंड का डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन आर एलिमेंटल, तो आपकी स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड्स के सेट की विल बी डील्ड विद लैटिस एनर्जी। बट अगर वो डिकम्पोज होने के बाद वो सारे मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से डिसाइड होगी। मैं दो चार एग्जांपल करके भी मैं दिखा दूंगा इसको। क्या बोला मैंने? ये कब? इफ डिकम्पोज, बहुत कुछ बता दे रहा हूं, ये सब बहुत काम की चीज है। प्रोडक्ट्स आर एलिमेंटल, और ये कब बोला दोस्त? इफ decomposed products are molecular, चलो आ जाओ। एनीवे, तो ये एलिमेंटल देगा, इसलिए लैटिस से ऊपर जाने पर कैटायन का साइज छोटा हो रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब लैटिस एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। जरा आराम से सोचे, अब रिएक्टिविटी कैसे डील होगी जरा देखें। इसका मतलब है कि आपका अगर लिथियम है तो इसको हाइड्रोजन के लिए ये LiH बना रहा है, ज्यादा स्टेबल, ऊपर स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन के लिए टेंडेंसी ज्यादा है इससे रिएक्ट करने की, जबकि जो आपका सीजियम है ये कम स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है, होगी इससे रिएक्टिविटी। तो क्या बोला आपने? रिएक्टिविटी किधर बढ़ गई? ऊपर की तरफ। रिएक्टिविटी किधर बढ़ गई? ऊपर की तरफ। तो सिंपल रिएक्टिविटी में लिथियम ज्यादा था सीजियम से, सिंपल रिएक्टिविटी में लिथियम ज्यादा था सीजियम से, बट अगर अपन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रिएजेंट हमने हाइड्रोजन लिया, डाइहाइड्रोजन, तो अब लिथियम की अभी भी ज्यादा है सीजियम से, बट बीच का ट्रेंड में भी ऊपर ही ज्यादा है। सिंपल रिएक्टिविटी में ऊपर ज्यादा नहीं है, सिंपल रिएक्टिविटी में मोस्टली नीचे ज्यादा है। तो कितना का डिफरेंस आ गया? तो मतलब क्या हुआ? हमने क्या बोला? अगर कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सिंपली कंपेयर करनी है अपने को, तो उस समय में रिएक्टिविटी डील होगी आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन एंड सब्लिमेशन से, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सजा हुआ है। और अगर किसी स्पेसिफिक रिएजेंट की तरफ रिएक्टिविटी डील करनी है तो फिर बाद प्रोडक्ट्स की रिलेटिविटी क्या है? तो जिस प्रोडक्ट की रिलेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके कंसर्न्ड मेटल की रिएक्टिविटी उस रिएजेंट के तरफ ज्यादा बोली जाएगी। क्या आपका यह चीज क्लियर हुआ? अच्छे से, बढ़िया से क्लियर हुआ? मेरे को यस और नो अभी के अभी बताएंगे प्लीज। तो चलिए पहले मैं उन चीजों को थोड़ा क्लियर कर लूं और अच्छे से आपका ये वाला जो अभी मैंने समझाया है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स, अच्छे से देखोगे, इससे अगर क्लियर नहीं हुआ ना, जिसने नो लिखा था तो नाम बदल देना, मेरा नहीं अपना। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर लेता हूं मैं, अच्छे से देखोगे। एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी किसके तरफ? वाटर की तरफ। चलो आ जाओ, देखो बढ़िया से मैं क्लियर करता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप वाटर के तरफ रिएक्टिविटी देखोगे तो आपको इसको वाटर से रिएक्ट कराना होगा। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है।
मेटल्स जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके वाटर से रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हैं, और प्लस मेटल के हाइड्रोक्साइड्स LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSH। अब आपका अगला काम है दोस्त, इसमें रिलेटिव रिएक्टिविटी सॉरी स्टेबिलिटी ढूंढनी। क्या ढूंढना है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, और एक पोलराइजेशन पर। हमने बोला कि लैटिस या पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड का। ये इससे डिसाइड होगा कि यदि इनको तोड़ो तो टूटने के बाद ये प्रोडक्ट्स कैसे देंगे, एलिमेंटल देंगे प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूलर देंगे। तो जरा सोचो, अगर आप NaOH को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये सोचो एलिमेंट मिलेगा या मॉलिक्यूल। एलिमेंट तब मिलता जब दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, NaH टाइप का, Na2O टाइप का, तो टूट के सोडियम और ऑक्सीजन अलग हुआ। यहां तो दो से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए टूट के डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल्स देंगे। देखो Na2O प्लस H2O मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स दिया इसने। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब हुआ कि सर जिधर पोलराइजेशन ज्यादा होगी उधर स्टेबिलिटी, पोलराइजेशन लगेगा। यहां जिधर पोलराइजेशन ज्यादा उधर स्टेबिलिटी कम, जिधर पोलराइजेशन कम उधर स्टेबिलिटी ज्यादा। अब सवाल है कि क्या आपको पोलराइजेशन समझ में आता है कि नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? तो देख लो, पोलराइजेशन चार्ज ज्यादा हो कैटायन में तो ज्यादा होता है। ध्यान से देखो, चार्ज ज्यादा हो कैटायन में तो ज्यादा होता है। कैटायन का साइज छोटा हो तो ज्यादा होता है। एनायन का चार्ज ज्यादा हो तो ज्यादा होता है, बट एनायन का साइज ज्यादा हो तब ज्यादा होता है। अच्छे से देख लो क्या बोला मैंने। वैसे अगर आपको पता है पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं अभी उधर जा नहीं सकता हूं। ये केमिकल बॉन्ड एरिया, केमिकल बॉन्ड के का कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला कि पोलराइजेशन कैसे होता है, अगर कैटायन बदल रहा है तो कैटायन के चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेशन ज्यादा। अगर कैटायन बदल रहा है तो कैटायन का साइज छोटा। अगर एनायन बदल रहा है तो एनायन का चार्ज ज्यादा चाहिए बट एनायन का साइज भी ज्यादा चाहिए। चार्ज कैटायन एनायन दोनों का ज्यादा होने से पोलराइजेशन ज्यादा, बट कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा। फिलहाल चेंज क्या कर रहा है, कैटायन या एनायन? फिलहाल चेंज क्या कर रहा है, कैटायन या एनायन? क्या चेंज कर रहा है, कैटायन या एनायन? तो चेंज कर रहा है कैटायन। तो कैटायन का साइज चाहिए छोटा, एनायन तो सब में सेम है, हाइड्रोक्साइड। तो कैटायन का साइज चाहिए छोटा, तो छोटा कैटायन किधर मिलेगा, ऊपर जाने पर। चूंकि कैटायन का साइज कम हो रहा है इसीलिए पोलराइजेशन ज्यादा हो गया, और पोलराइजेशन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम हो गई। तो स्टेबिलिटी किधर ज्यादा हो गई, डाउनवर्ड बढ़ गई। तो हमने क्या बोला, अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई डाउनवर्ड, इसका मतलब है सीजियम इज मोर वैलेंट टुवर्ड्स वाटर देन लिथियम। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, पहली बात रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर का ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम से ज्यादा, सोडियम से ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा, रबिडियम से ज्यादा सीजियम। एंड सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर देन लिथियम। ये सारी चीजें खूब फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, काफी ज्यादा में आता। तो अब आपका ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि यदि किसी रिएजेंट की तरफ मैं स्टेबिलिटी बोलूं तो आपको करना क्या है, उस रिएजेंट के साथ पहले तैयार करना, और जब आप प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे तो उन प्रोडक्ट की रिलेटिव स्टेबिलिटी सोचनी है। अगर कंपाउंड्स आयोनिक है तो आपको देखना पड़ेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी या पोलराइजेशन दोनों में से स्टेबिलिटी के लिए क्या लगा है।
अगर टूट के प्रोडक्ट्स एलिमेंटल देंगे तो लैटिस से डील कर लो, और अगर टूट के प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूलर देंगे तो पोलराइजेशन से डील कर लो। और जब आप स्टेबिलिटी का एक बार ऑर्डर लगा दिए तो चीजें क्लियर हो गई किधर की तरफ स्टेबिलिटी। क्या अब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बढ़िया से। पर्टिकुलरली जिन लोगों ने नो लिखा था उन लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो फिर से मैं बताऊं दूसरा एग्जांपल लेकर के। अब आप पहले मेरे को ये क्लियर करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? मैं सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ अब लेता हूं। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी जानते हो, वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कॉमन। तो सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं। तो भाइयों, बहनों, माताओं, दोस्तों, मित्रों, आप लोगों के विशेष अनुरोध पर एक उदाहरण और लिया जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, डी नंबर। टुवर्ड्स H2SO4 रिएक्टिविटी डील करनी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम। अच्छे से आ जाओ, प्लस H2SO4। तो मेटल जब डाइल्यूट ले रहा हूं, मेटल जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, रिएक्टिव मेटल, तो आपने तो 9th-10th में भी पढ़ा होगा, डाइल्यूट H2SO4 कॉन्क नहीं है, डाइल्यूट है। तो प्रोडक्ट बनता है मेटल का सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सारे में एक हाइड्रोजन कॉमन प्रोडक्ट हुआ, प्लस Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4। अब जरा यह सोचा जाए, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? लैटिस पर या पोलराइजेशन पर? तो सर डिपेंड इस पर करेगा कि ये टूट करके किस तरीके का प्रोडक्ट देगा, आयोनिक या मॉलिक्यूलर। डिपेंड इस पर करेगा कि ये टूट के किस तरीके का प्रोडक्ट देगा। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, 3-3 एलिमेंट हैं, इसीलिए ये टूट करके मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट देगा। मतलब अभी आप पोलराइजेशन लगाएंगे। पोलराइजेशन में कैटायन जब चेंज हो तो कैटायन के चार्ज ज्यादा होने से पोलराइजेशन ज्यादा होता है, और कैटायन का साइज छोटा होने से। तो आप बोलोगे सर ऊपर जाने पर साइज छोटा होने से पोलराइजेशन ज्यादा होएगी, इसीलिए सर ऊपर जाने पर स्टेबिलिटी कम होएगी। मतलब सर स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। अब भाई साहब सवाल हो गया, सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड इररेस्पेक्टिव ऑफ लिथियम। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स डाइल्यूट H2SO4 क्या हो गया आपका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम एंड सीजियम। और आप ये भी बोलेंगे साथ में कि सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड्स डाइल्यूट H2SO4। आपको चीजें अब समझ में आई होंगी, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी पे, जैसे अगर आपसे मैं एग्जांपल बोलूं, which one is most reactive towards ऑक्सीजन, या चलो ऑक्सीजन छोड़ के मैं फिर से बोल रहा हूं हाइड्रोजन। ए ऑप्शन दे रहा हूं मैग्नीशियम, बी ऑप्शन दे रहा हूं कैल्शियम, सी ऑप्शन दे रहा हूं स्ट्रोंशियम, और डी ऑप्शन दे रहा हूं बैरियम। तो आप फिर क्या लगाएंगे दोस्त? ये जब चारों हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे, और हाइड्राइड टूट के एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी आराम से हम लोग लैटिस से डील करेंगे। ऊपर की तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम। अगर सेम क्वेश्चन में मैं बोलूं
अगर मैं ऑक्सीजन बोल दूं तब क्या हो? सेम क्वेश्चन में। तो फिर मैं ऑक्सीजन अगर लूं तो ऑक्सीजन के साथ ये सारे ऑक्साइड बनाएंगे, और जब ऑक्साइड बनेगी तो फिर टूट करके वो एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा, स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा, तो फिर आंसर होगा मैग्नीशियम। फिर मैं अगर इसी सेम क्वेश्चन के लिए टुवर्ड्स वाटर दे दूं तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा बैरियम। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? जिसको बोलते हैं पानी में आग लगने वाला टाइप का, बढ़िया से आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ या ना जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और एकदम जरूर बताएं अब आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, प्लीज। मैंने क्या बोला? जैसे कोई मेटल अब लिया जाए, मेट, सोडियम, जो काफी कॉमन एग्जांपल है, वेदर सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, और सोडियम इज मॉडरेटली रिएक्टिव, और सोडियम इज लेस रिएक्टिव, और सोडियम इज इनर्ट। चार चीज बोला हमने, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और इनर्ट। तो सोडियम कॉमन एग्जांपल है, आप सभी लोग बोल देंगे कि सर हाईली रिएक्टिव। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आयरन। आयरन क्या बोलेंगे? हाईली या मॉडरेटली या लेस या नॉन रिएक्टिव, इनर्ट जिसको बोलते हैं, तो आयरन को आप बोलेंगे मॉडरेटली। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, अच्छे से सुनते जाए। सर ये भी आप आराम से बोल दिया क्योंकि आपने बहुत पहले से इसको देखा है, डिस्कस किया है, बहुत बार सामने आया। सीजियम सर हाईली, मैग्नीशियम सर हाईली, एल्यूमिनियम सर हाईली, क्योंकि एस ब्लॉक तो बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स काफी रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर लेस, नॉन रिएक्टिव नहीं, लेस। प्लैटिनम नॉन वाले में चले जाएगा, गोल्ड नॉन वाले में चले जाएगा, रुदेनियम नॉन वाले में चले जाएगा। अब इसका आइडिया कैसे लगाए? कैडमियम, कैडमियम आप गेस भी नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं कर पाएंगे, जबकि हमने सीरीज में जो आपको दिया है आज के लेक्चर में, आप शुरू में देखें तो मैंने आपको कैडमियम भी दिया है। कैडमियम मैं आपको बताऊं, कैडमियम मॉडरेटली रिएक्टिव में जाता है, वो लेस रिएक्टिव में नहीं जाता। जबकि कैडमियम के बगल वाले एलिमेंट को देखिए, जस्ट राइट वाले एलिमेंट को, मर्क्यूरी सॉरी सिल्वर, कैडमियम इज के जस्ट राइट साइड आप जाए एलिमेंट को, राइट लेफ्ट दोनों तरफ का मैं बोल रहा हूं, तो आपको वो लेस रिएक्टिव मिलेगा। समझ रहे हैं आप? बट कैडमियम मॉडरेटली रिएक्टिव। स्कैंडियम आप सोचेंगे डी ब्लॉक है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, स्कैंडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। समझिए मेरी चीज को। मैं बोलूं कोई फिर नया एग्जांपल लेता हूं, इरिडियम ऑलमोस्ट नोबल, मतलब नॉन रिएक्टिव वाले में चला गया। तो ये वाला जो है अब थोड़ा इसको क्लियर करना है कि अब आप बीइंग अ टीचर, अगर आप टीचर हैं तो किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करेंगे कि कौन मेटल हाईली रिएक्ट, हाईली वाला तो थोड़ा इजी है, बट कौन मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो इस चीज को हम लोग रखते हैं बचा के, चूंकि इसमें थोड़ा अच्छा टाइम लगेगा, अगले लेक्चर में इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, कैसे हमें कैसे पता चले, मुझे बने रहना चाहिए आप लोगों के साथ या नहीं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पर देख रहे हैं तो वो कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक पर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। रिएक्टिविटी जो आज हमने कंप्लीट कर दिया, अब वहां से आगे रिएक्शन की तरफ चीजों को ले जाते हैं मेटल का, फिर हम लोग नॉन मेटल और स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।